बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th की बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अम्ल तनफ़ुस कि ह्यूमंस में जो अम्ल तनफ़ुस होता है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, फिर इसके फेजेस, फिर फंक्शन। आफ्टर दैट हम इसको जो हमारा फुल लेक्चर होगा उसको हम समराइज करेंगे। ब्रीथिंग क्या होता है कि प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फ्रॉम गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि ब्रीथिंग क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस होता है कि ऐसा अमल होता है जिसमें जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो बाहर की जो सराउंडिंग की हवा होती है उसको अपने जिस्म में ले जाते हैं और उसमें से ऑक्सीजन वगैरह को हासिल कर लेते हैं। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड उनके जिस्म में बनती है उसको क्या कहते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं, अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। इस अमल को ब्रीथिंग कहते हैं। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज। इसका मतलब ये हुआ कि गैसों के तबादले से मुतल्लिक जो जिस्मानी हरकत होती है, जो मूवमेंट्स होती हैं, फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, उसको कहते हैं तनफ़ुस कहते हैं या ब्रीथिंग कहते हैं। अब हम इसके देखेंगे फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। कितने फेजेस होते हैं ब्रीथिंग के दो फेजेस होते हैं। जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है इनहेलेशन। ये इनहेल का मतलब सांस का अंदर खींचना, और सेकंड होता है एक्सहेलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि हवा को या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को हम जिस्म से बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। फर्स्ट हमारा है इनहेलेशन, इसको हम डिस्कस करते हैं कि इनहेलेशन में क्या होता है कि जिसमें जो सांस वगैरह होता है उसको हम क्या कहते हैं अंदर खींचते हैं, और इसके दौरान क्या होता है कि जो रिब्स मसल्स होते हैं, जो पसलियाँ वगैरह होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, और जो रिब्स मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिब्स आर रेज्ड, और जिससे जो रिब्स वगैरह होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। फिर उस बिल्कुल सेम टाइम में क्या होता है कि जो डोम शेप डायफ्राम होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और फिर क्या कहते हैं वो लोड हो जाता है, नीचे चले जाता है। डायफ्राम एक्चुअली क्या होता है कि ये एक मेम्ब्रेनस, या आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है कि जो हमारे एब्डोमेन को और जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसको सेपरेट आउट कर रही होती है, यानी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। These movements increase the area of the thoracic cavity which reduce the pressure on lungs। कि जब रिब्स मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारी जो रिब्स होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, और उसके अलावा जो डायफ्राम होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, जो हमारा सीना होता है और जो थोरेसिक कैविटी होती है वो क्या करती है कि उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और जो प्रेशर होता है फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर, वो क्या होता है, कम हो जाता है। फिर एज रिजल्ट द लंग्स, जो लंग्स वगैरह होते हैं एक्सपेंड एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीज। जिसकी वजह से जो प्रेशर लंग्स के ऊपर पड़ रहा होता है रिब्स का, वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जब वो फैलते हैं तो जो प्रेशर होता है लंग्स के अंदर वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जब ये प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो बाहर से जो प्रेशर बाहर जो होता है इन्वायरमेंट में प्रेशर, हवा का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। जब लंग्स में प्रेशर कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो जो हवा वगैरह होती है बाहर से क्या कहती है, वो हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें इंटर हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। नेक्स्ट है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हवा वगैरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, उसको हम क्या करते हैं, जिस्म से एक्सपेल आउट करते हैं। आफ्टर द गैस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर इज, जो एयर होती है इज एक्सपेल आउट इन द एक्सलेशन। कि जो आप कह सकते हैं कि जो नाखालिस या इम्प्योर एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, वो क्या करते हैं कि हम जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है कि जो रिब्स मसल्स वगैरह होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। इसमें जो रिब्स मसल्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये रिलैक्स होते हैं रिब्स मसल, तो जो रिब्स वगैरह होती हैं वो अपनी पुरानी यानी जो ओरिजिनल उनकी पोजीशन होती है उस पर फिर वापस आ जाते हैं। फिर जो डायफ्राम मसल्स वगैरह होते हैं वो भी रिलैक्स होते हैं, फिर वो क्या कहते हैं कि वो अपनी डोम यानी गुंबदनुमा जो शक्ल होती है डायफ्राम की, वो उसमें दोबारा वापस चले जाते हैं। जब
जो रिब्स होती हैं वो भी अपनी पोजीशन पे आ जाती हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायफ्राम है, यानी यहाँ पे ये जो चेस्ट है ये भी नीचे आ जाएगी, ये जो डायफ्राम है ये भी ऊपर चला जाएगा। और क्या होगा कि ये जो ये ना रिब्स वगैरह ये प्रेशर बढ़ा देंगी लंग्स के ऊपर, और नीचे से ये जो डायफ्राम है ये भी ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा लंग्स के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, वो क्या हो गया, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो उसका एरिया होता है लंग्स का, या उसके जो ऊपर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, उसका एरिया कम हो जाता है। फिर क्या होता है, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल आउट ऑफ देम, कि जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो हवा वगैरह होती है वो जिस्म से बाहर निकल जाती है। इस तमाम प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पहली जो डायग्राम है इसमें इनहेलेशन दिखाया हुआ है, ये एक्सपायरेशन। इनहेलेशन में क्या होता है कि ये नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम, ये डायफ्राम जब नीचे चला जाता है जो रिब्स वगैरह होती हैं ऊपर उठ जाती हैं, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जो लंग्स वगैरह होते हैं इसके अंदर वो क्या कहते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जब फैल जाते हैं तो जो प्रेशर वगैरह होता है, ये जो हवा अंदर अंदर का प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, वो क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बाहर से जो हवा होती है वो क्या होती है, फेफड़ों के अंदर चली जाती है, इसको कहते हैं इनहेलेशन। और एक्सपायरेशन में क्या होता है या एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम्स वगैरह होते हैं इसके मसल्स के रिलैक्स होते हैं, तो फिर ये डायफ्राम वगैरह ऊपर चले जाता है। फिर उसके बाद जो रिब्स वगैरह होती है इसके जो मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स होती हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती हैं। जब ये वापस, ये भी डायफ्राम ऊपर चले जाता है, रिब्स नीचे आ जाती हैं, वो क्या करती हैं, प्रेशर बढ़ाती हैं लंग्स के ऊपर। जब ये लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो क्या करता है कि जो लंग्स होते हैं वो क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब कंट्रैक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, इसके अंदर जो हवा वगैरह होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग रेट, कि जो एक ह्यूमंस होते हैं इसमें जो ब्रीदिंग रेट होता है, तनफ़्फ़ुस का अमल होता है, वो होता है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। जो आम हालात में या नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं या रेस्ट हालत में, यानी आप जो एक नॉर्मल इंसान बैठा होता है, यानी कोई नॉर्मल जो उसके सर्कमस्टांसेस वगैरह होते हैं रेस्ट हालत में होते हैं, तो उसमें जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो 16 से 20 टाइम्स पर मिनट होता है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज, जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं या फिर कोई भी मुशक्क़त वाला काम कर रहे होते हैं, तो जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है, और ये होता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। अब ये जो तमाम ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है, एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, वो इस तमाम प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, ये ब्रीथिंग का रेट होते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जॉब आवर मसल सेल्स कैरी आउट सेल रेस्पिरेशन एट अ ग्रेट रेट, कि जब हम बहुत ज़्यादा मुशक्क़त कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई भी हार्ड जॉब कर रहे होते हैं, तो जो हमारे मसल्स वगैरह होते हैं दे कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट अ ग्रेट रेट। तो जिसकी वजह से जब सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है तो जो हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा बनती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो क्या करते हैं, वो बड़ा मुतहर्रिक हो जाता है। वो क्या कहता है, पैगाम भेजता है हमारे लंग्स को और हमारी रिब्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसको कैरी आउट करें, ताकि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे जिस्म से बाहर निकाली जा सके। दिस ब्रेन वर्क किस तरह होता है, दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार होती है, कंसंट्रेशन होती है हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक नॉर्मल हालत जो नॉर्मल होती है कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है, बड़ा मुतहर्रिक हो जाता है। फिर उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो क्या करता है कि सेंड सिग्नल्स, send messages to the rib muscle and diaphragm to increase the rate of breathing so that excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of the body, कि जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मसल्स को या और रिब्स मसल्स को और डायफ्राम वगैरह को क्या कहते हैं, वो
मैसेज भेजता है ताकि वो ब्रीथिंग का प्रोसेस को क्या कहते हैं तेज़ कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में मौजूद है उसको बाहर एक्सपेल आउट कर सकें। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ब्रेन है, ठीक है। और जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है बढ़ जाएगी तो यही ब्रेन क्या करेगा, रिब्स को और उसके बाद ये डायफ्राम नज़र आ रहा होगा, इसको क्या करेगा, मैसेज पहुँचाएगा कि आप ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, तेज़ करें, फास्ट करें, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है, कंसनट्रेशन है ब्लड में, उसको क्या करें, बाहर निकाल सकें। लास्ट हमारा है समराइज़। इस आज हमने टॉपिक जो डिस्कस किए हैं वो है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या था कि जो डायफ्राम्स वगैरह था वो कॉन्ट्रैक्ट होता था, और एक्सहेलेशन में क्या होता था, डायफ्राम रिलैक्स होता था और फिर दोबारा क्या होता था, वो डोम शेप में चला जाता था। जब ये डोम शेप में जाता था इस तरह गुंबदनुमा, तो क्या करते हैं, जब डोम शेप में जाता था तो जो थोरेसिक कैविटी का जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता था, जो रिब्स वगैरह होती थी वो क्या होती नीचे आ जाती थी, और क्या कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैस वगैरह वो कहते हैं एक्सपेल आउट हो जाती थी। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज होता था, लेकिन जो एक्सहेलेशन में जो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब ये वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जब डिक्रीज होता है तो इसी वजह से जो हवा वगैरह होती है वो जिस्म से क्या होती है, एक्सपेल आउट हो जाती है। फिर इसमें जो इनहेलेशन है इसमें जो लंग्स वगैरह होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, लेकिन अगर एक्सहेलेशन की बात करें तो जो लंग्स वगैरह होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, ये जो गैसेस वगैरह होती हैं वो कहते हैं एक्सपेल आउट होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इसमें एयर फ्लोज इनटू द लंग्स। इनहेलेशन में जो हवा वगैरह का फ्लो होता है वो लंग्स के अंदर होता है, लेकिन एक्सहेलेशन में जो हवा वगैरह होती है उसका क्या होता है, जो फ्लो होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ द लंग्स होती है। इसमें आपको इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि इंटर मतलब दाखिल होना, इनहिलेशन यानी सांस का अंदर खींचना यानी हवा का अंदर आना, उसको कहते हैं इनहिलेशन। और एक्सहिलेशन मतलब हम इसका मोस्टली लिखा होता है एग्जिट, तो एग्जिट से हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि एक्सहिलेशन निकल जाना, हवा का जिस्म से बाहर निकल जाना। ये था आज हमारा टॉपिक इनहिलेशन और एक्सहिलेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।